एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जितनी भी वीडियोस हमने अभी डिस्कस की हैं, उसमें सबसे पहले हमने ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस किया है, यानी नेट जेआरएफ की परीक्षा में भूगोल विषय जो कि एक वैकल्पिक विषय के तौर पर चुना जाता है, इससे संबंधित कौन कौन से पाठ्यक्रम के अंतर्गत टॉपिक हैं, इन्हें जो इकाई वाइज या कहीं यूनिट वाइज यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया गया है, इस पर हमने डिटेल से चर्चा की है। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं यूजीसी नेट के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर। यूजीसी नेट की परीक्षा में जो नया सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर क्रमशः हमने इकाई 1, 2, 3 और 4 पर चर्चा की है। यानी हमने इससे पहले यूनिट 4 तक विगत वर्षों में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, हमने उन पर डिटेल से डिस्कशन किया है और हमने उसके बारे में चर्चा की है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा के भूगोल विषय की अगली यूनिट यानी यूनिट 5 से वे कौन से सवाल हैं जो पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उन्हीं पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यूनिट 5 का नाम है पर्यावरण, जनसंख्या, माफ कीजिएगा, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इस यूनिट में, हम यही चर्चा करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में यूनिट 5 से प्रश्न पूछे गए हैं, वे प्रश्न कौन कौन से हैं और किस तरह के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है। इसमें आप जानेंगे कि यदि आप किसी अवधारणा को पढ़ रहे हैं, किसी भूगोलवेत्ता ने या किसी विद्वान ने भूगोल के विषय में कोई चीज कही है, कोई बात कही है, कोई संदर्भ है जो कि किसी खास विषय में कहा गया है, तो अपने आप में वह संदर्भ भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उस संदर्भ से क्या क्रक्स निकल कर आता है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नगरों की बनावट इनके आधार, किन किन चीजों के आधार पर की गई है, नगर भी कितनी चीजों में, कितने भागों में डिवाइड हैं, कितने इनके प्रकार हैं, और हम जानेंगे इसके अलावा कि भूगोलवेत्ता या कहें कि किस जमाने में, किस समय, किस समयावधि के दौरान भूगोल में क्या क्या विकास हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले विगत वर्षों के प्रश्नों को, यानी पिछले वर्षों में जो सवाल पूछे गए हैं, सबसे पहले हम उन पर चर्चा करते हैं। ध्यान रखेगा, यूनिट 5 है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, इंग्लिश में ध्यान रखें पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन हेतु सामाजिक पर्यावरण की उपयुक्तता का संभवतः सर्वाधिक संवेदनशील सूचक बैरोमीटर है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है मात्रक मृत्यु अनुपात, अपरिष्कृत मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। ध्यान रखिए, सवाल क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव, चूंकि मानव यदि हम बात करें तो यह समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो मानव जीवन हेतु सामाजिक पर्यावरण की उपयुक्तता का संभवतः सबसे संवेदनशील सूचक, यानी यदि हम समाज की बात करते हैं, सामाजिक पर्यावरण की बात करते हैं, तो सामाजिक पर्यावरण को सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन सा तत्व है उसके लिए, या जो सामाजिक पर्यावरण है उसे यह प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन के मुताबिक यदि आप गौर फरमाएं तो ध्यान से देखिए, यदि आप बात करते हैं मात्रक मृत्यु अनुपात के बारे में, तो यह क्या है, तो हम सभी जानते हैं क्या है, संतानोत्पत्ति की जो आयु है एक महिला की, यानी 15 से 49 वर्ष जिसे कहा गया है, तो संतानोत्पत्ति की आयु के भीतर यदि कोई महिला प्रसव के दौरान मर जाती है या प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसे किस तौर पर देखा जाता है, इसे मात्रक मृत्यु अनुपात के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें दूसरे सेगमेंट की जिसका नाम है अपरिष्कृत मृत्यु, इसका मतलब होता है 1000 प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्यु, कितनी व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तीसरा है बाल मृत्यु दर। तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था कि यदि हम बात करें कि 1000 जीवित व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, या आप कहें कि 1000 जीवित लोगों पर या 1000 जीवित बच्चों पर, ठीक है,
इन जीवित बच्चों में भी 5 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, इनकी संख्या बाल मृत्यु दर के तौर पर देखी जाती है। और चौथा है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर में ध्यान रखिएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो एक बच्चे के जन्म लेने के बाद 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने वाले बच्चों की संख्या, ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष के भीतर, इसे शिशु मृत्यु दर के तौर पर देखा जाता है। अब यदि आपने देखा महिलाओं के संदर्भ में, आपने देखा 1000 जनसंख्या पर व्यक्तियों की मृत्यु के संदर्भ में, आपने देखा बाल मृत्यु दर के संदर्भ में जो कि 5 वर्ष से कम आयु की है, आपने देखा शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्रभावित करेगी सामाजिक पर्यावरण को? सबसे ज्यादा चीज जो प्रभावित करेगी, ये जो सबसे संवेदनशील आप कहें इसका मानक हो सकता है या सूचक हो सकता है, वह होगा शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन डी। क्योंकि 1 वर्ष के भीतर ही उस बच्चे की मृत्यु हो जा रही है और यह जितनी ज्यादा बढ़ेगी, यानी शिशु मृत्यु दर जितनी ज्यादा होगी, वह सामाजिक पर्यावरण को उतनी अधिक प्रभावित करेगी। इसलिए सबसे संवेदनशील, आपने देखा प्रश्न में लिखा है संभवतः सर्वाधिक संवेदनशील सूचक क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भूतल के निवास और अनिवास भाग के बीच विभेद करने के लिए या विभेद करने हेतु एक्यूमेन और नॉन एक्यूमेन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? हमारे पास ऑप्शन है रोमन, यूनानी, जर्मन और फ्रेंच। ठीक है, देखिए यदि हम बात करें भूतल के निवास और अनिवास भाग के बीच में डिवाइडेशन के बारे में और बात करें भूगोल के ही बारे में, देखिए भूगोल को रहने योग्य यानी वास के योग और रहने योग्य जो स्थान ना हो यानी जो स्थान वास के योग्य ना हो, इसे 2 भागों में डिवाइड करने का यदि श्रेय जाता है तो यह श्रेय जाता है सबसे पहले किसे? यूनानियों को। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि केवल यही बात या केवल यही नहीं पूछा गया है प्रश्न में पूछा गया है कि इसे यदि एक्यूमेन कहा गया है और नॉन एक्यूमेन कहा गया है तो इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? इन शब्दों का प्रयोग भी सबसे पहले किसने किया है? यूनानियों ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। यदि हम हमारी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का मात्र 20% भाग ही वह भाग है जो मानव के रहने योग्य है, मानव के अनुकूल है। मानव के अनुकूल क्यों? क्योंकि पृथ्वी का अधिकांश भाग ऐसा है जहां पर कृषि के अनुकूल स्थितियां नहीं है। ठीक है, या आप देखें जल के लेवल पर ही, तो जल की उपलब्धता जिसे मानव पी सके, ऐसे जल की उपलब्धता भी सभी जगहों पर नहीं है। खासकर यदि हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम पॉपुलेशन निवास करती है, जबकि पृथ्वी की यदि हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 70% से भी अधिक आबादी या पॉपुलेशन या जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि जो मनुष्य के रहने योग्य कृषि भूमि है, वास योग्य स्थान है, कृषि भूमि, माफ कीजिएगा यहाँ कृषि भूमि नहीं है, जो स्थान मनुष्य के रहने योग्य है वह 70% है पूरी पृथ्वी में, और वह कहां? 20% है पूरी पृथ्वी में, और वह उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में लगभग 70% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनानी। दरअसल यूनानी ही वे हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रयास किया भूगोल के क्षेत्र में भूगोल के नामकरण से लेकर, ध्यान रखिएगा, भूगोल के नामकरण से लेकर इसके एक व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देने का श्रेय जाता है यूनानियों को। और यह कब से उन्होंने शुरू कर दिया था? तो यह कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, ये जो समय है ये यूनानियों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने भूविज्ञान, इन्होंने जलवायु विज्ञान
और महासागर या कहें समुद्र विज्ञान पर भी महत्वपूर्ण शोध किए हैं। और इतना ही नहीं, खगोल विज्ञान और गणित को लेकर जो महत्वपूर्ण लॉजिक दिए गए हैं, प्रमेय वगैरह सिद्ध किए गए हैं, ये भी यूनानियों के समय ही किए गए हैं। महत्वपूर्ण यूनानी भूगोलवेत्ता की यदि आप बात करें तो उसमें होमर सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, होमर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा था कि 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं, 4 प्रकार की वायु की बात की थी उन्होंने। और इसके बाद यदि बात करें महत्वपूर्ण यूनानी वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता की, तो उसमें आते हैं थेल्स। ठीक है, तो निवास और अनिवास भाग के रूप में जो शब्द उन्होंने दिए, एक्यूमेन और नॉन एक्यूमेन, ये कि उन्होंने दिए थे, ध्यान रखेंगे यूनानियों ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। यह भी देख लीजिए, प्रश्न मार्च 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का लोकप्रिय कथन है कि जनसंख्या वह संदर्भ बिंदु है जिससे सभी अन्य अवयवों का प्रेक्षण किया जाता है और महत्ता और आशय प्रदान किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है J.I. क्लार्क, G.T. ट्रिवार्था, E.A. जोन्स, W. जेलेंस्की। ठीक है, अब यदि हम देखें, देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, भूगोलवेत्ता। हमने हमारे इस क्लास को शुरू करने से पहले ही चर्चा की थी कि आपको यह बात पता होना चाहिए कि किस भूगोलवेत्ता ने किस चीज पर ज्यादा फोकस किया है और उनके कथनों में कौन सी बातें कही गई हैं, क्योंकि अपने आप में सभी भूगोलवेत्ता महत्वपूर्ण है, उनके कथन भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जनसंख्या वह संदर्भ बिंदु है जिससे अन्य सभी अवयवों का प्रेक्षण किया जाता है और महत्ता और आशय प्रदान किया जाता है। दरअसल यह कथन है, क्योंकि ये देखिए एक तथ्यात्मक प्रश्न है। तथ्यात्मक प्रश्न का मतलब है यदि आपको पता है तो आप इस प्रश्न का जवाब देंगे, नहीं तो यह आपका गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है G.T. त्रिवार्था। इन्होंने ही कहा था कि जनसंख्या वह संदर्भ बिंदु है जिससे सभी अन्य अवयवों का पता लगाया जा सकता है या प्रेक्षण किया जा सकता है, जिससे महत्ता और आशय प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्या है, भूगोलवेत्ता। चारों अपने आप में महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है, ध्यान रखिएगा। यदि हम जेलेंस्की की बात करें तो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है प्रोलोग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी, और इन्होंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी पर ठीक ठाक रिसर्च करके अपनी महत्वपूर्ण बातें इस पुस्तक में लिखी है। ठीक है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ी हुई है जनसंख्या से, जनसंख्या के कई अन्य अवयवों से, इनके बारे में जिन्होंने चर्चा की है कि इन अवयवों के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें J.I. क्लार्क की, तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है। इन्होंने भी जनसंख्या के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिनके बारे में इन्होंने लिखा है पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक में। ये इनकी अपनी बुक है और इन पर इन्होंने डिटेल से चर्चा की है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, G.T. त्रिवार्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर का सही प्रकार नहीं है? ध्यान रखिए, जब हम हमारी इस यूनिट को पढ़ेंगे, यूनिट 5 पढ़ेंगे, जनसंख्या और अधिवास भूगोल को पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखेंगे जनसंख्या को मापने के भी कई तरीके हैं, आंकड़े हैं, आंकड़ों के अपने अलग अलग किन किन माध्यमों से आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, वे माध्यम कौन कौन से हैं, कौन से माध्यम सरकारी हैं, कौन से निजी हैं, और इन आंकड़ों की स्पष्टता, इनकी सटीकता, इसमें क्या त्रुटियां हो सकती हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम यह भी पढ़ेंगे कि जो नगर है, बस्ती है, गांव है, इसके बाद नगरों का विकास कैसे हुआ, ग्रामीण क्षेत्र कैसे विस्तृत हुए, नगरों में विभिन्न पद्धतियां कैसे आई, इनके धीरे धीरे विकास के बारे में, फिर कैसे हम महानगर तक पहुंचे, कैसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटी तक पहुंचे, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा नगर का सही प्रकार नहीं है? नगर के सही प्रकार में देखिए ऑप्शन क्या है आपके, संस्कृति और मनोरंजन, परिवहन, मत्स्यन और फार्मिंग, संसाधन निष्कर्षण। देखिए एक बात ध्यान रखें, आप ऑप्शन को देखकर ही इस प्रश्न को सही बता सकते हैं या इस प्रश्न का सही जवाब बता सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या कहा गया है, संस्कृति और मनोरंजन। ऐसे नगर हैं
ऐसे नगरों के प्रकार हैं जिन्हें संस्कृति और मनोरंजन के लिहाज से डिवाइड किया गया है। ऐसे भी नगर हैं जिन्हें परिवहन के उपलब्धता, परिवहन कितना वहां मौजूद है, इन सभी हिसाब से डिवाइड किया गया है, तभी तो नाम है मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है, इसके बाद बात करें संसाधन निष्कर्षण की, तो ऐसे भी नगर है जिन्हें संसाधन निष्कर्षण के आधार पर या संसाधनों के आधार पर डिवाइड किया गया है, लेकिन ऐसे नगर नहीं है जिन्हें मत्स्यन और फार्मिंग के आधार पर डिवाइड किया गया हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, मत्स्यन, फार्मिंग, कृषि, ये सभी प्राथमिक सेक्टर वाले कार्य हैं। ठीक है, या हम बात करें कि ये कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, या मत्स्यन हो, या फार्मिंग हो, कुछ भी हो, ये सभी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक सेक्टर की जो गतिविधियां हैं वे अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास होती है या ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। शेष जो इसके बाद द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है, जो वे दोनों सेक्टर नगरों से संबंधित है। यानी यदि आप बात करें विनिर्माण की, मैन्युफैक्चर की, और यदि आप बात करते हैं संचार की, सेवा की, तो ये किससे संबंधित है? ये सेक्टर संबंधित हैं शहरों से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं या वस्तुएं हैं, ये सभी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, चाहे भले ही वे परिवहन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, मत्स्यन और फार्मिंग, क्योंकि यह नगरों के प्रकार की सही प्रकार में शामिल नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक नगरीय ह्रास हेतु उत्तरदायी हो सकते हैं? ध्यान रखिए, नगरीय ह्रास हेतु हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है परिवहन के स्वरूप में परिवर्तन, खनिज निक्षेपों की समाप्ति, जलवायु परिवर्तन, शहरी शासन, आसपास के कस्बों से प्रतिस्पर्धा। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपके पास ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 5, केवल 1, 2, 4 और 5, केवल 1, 3 और 4। अब यदि हम बात करें नगरीय ह्रास के बारे में, ध्यान रखिएगा, कोई भी नगर जिन जिन कार्यों से नगर बनता है, उन कार्यों की जब अनुपस्थिति हो जाती है या उन कारणों की जब अनुपस्थिति हो जाती है, तो फिर उसका या नगर का या नगरीय क्षेत्र का ह्रास भी होने लगता है। ठीक है, तो यदि आप देखें कोई क्षेत्र है, यहां पर आपको पर्याप्त जॉब की उपलब्धता सुनिश्चित है, परिवहन सुनिश्चित है, सेवा सेक्टर ध्यान रखिए विकसित है, खनिज के आपको पर्याप्त यहां पर स्रोत मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपको यहाँ इसके अब सबसे महत्वपूर्ण जो सेगमेंट की यदि हम बात करें, तो ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ आसपास के कस्बों से प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो ये जो सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं, ये सभी मिलकर उस पूरे क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र के रूप में बनाते हैं। लेकिन जब ये सभी चीजें वहां उपस्थित नहीं होती हैं, तो ये नगरीय क्षेत्रों के ह्रास के रूप में भी देखा जाता है। यानी यदि हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, तो परिवहन के स्वरूप में यदि परिवर्तन होगा तो नगरीय ह्रास संभव है। ठीक है, दूसरा, खनिज निक्षेपों की समाप्ति होगी तो भी नगरीय ह्रास संभव है। ठीक, ध्यान रखिए, जलवायु परिवर्तन बराबर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन चूंकि नगर पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, वहां वाहनों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन ये नगरीय ह्रास से संबंधित नहीं है। ये तो आसपास के जो क्षेत्र है, वातावरण है, आसपास का जो पूरे एनवायरमेंट की वजह से क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है लोगों पर, ये उससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ जलवायु परिवर्तन नगरों के ह्रास से संबंधित नहीं है, यहाँ शहरी शासन भी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आप इसे हटा दीजिएगा। यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, तो ऑप्शन इसमें 1, 2 और 5 शामिल हो जाएगा। तो देखिए 1, 2 और 5 कहां पर है? ऑप्शन बी में 1, 2 और 5, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। यह प्रश्न भी मार्च 2023 में पूछा गया था, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? ध्यान रखिएगा, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न के हमने उत्तर भी देखे।
आज के हमारे वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली यूनिट से संबंधित उन खास प्रश्नों को लेकर जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।